जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको चंद वंश पढ़ा रहा था। चंद वंश में मैं आपको थोवर चंद तक कवर करवा चुका हूँ। आज की क्लास में हम थोवर चंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोवर चंद के बारे में। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, पहले इसको देखेंगे। उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। किसी ने इसको संस्थापक कहा गया है, क्यों इसको संस्थापक बोलते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोवर चंद का जो शासनकाल माना जाता है वो 1261 से लेकर 1275 तक माना जाता है। ठीक है, जबकि जो चंद काल था वो लगभग 750-800 के आसपास उत्तराखंड में आ चुका था। ठीक है, लेकिन अब कोई क्या बोलता है कि ये वास्तविक संस्थापक है और कोई बोलता है कि यही यहाँ का संस्थापक, इससे पहले कोई राजा हुए ही नहीं है। अब ये ऐसा गलतफहमी क्यों होती है, इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये किस क्रम का है, 23वां क्रम का है। इसको आपको ध्यान रखना है। रियल यही है, 23वें क्रम का है, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है जिसके कारण उन्हें लगता है कि क्या होगा, ये यहाँ का संस्थापक है। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। इसको संस्थापक जो माना जाता है वो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल एक बुक है। और ये बुक है किसकी, ये बुक है डब्ल्यू फ्रेजर की। इन्होंने कहा था, जो डब्ल्यू फ्रेजर है, इन्होंने अपने बुक में कहा था जो कुमाऊं यानी कि जो गढ़वा कुमाऊं के चंद वंश का जो संस्थापक है वो थोहर चंद को इन्हें माना गया, जबकि रियल वो 23वें नंबर के शासक थे। ठीक है, उसके बाद फिर एक 1819 में एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल एक बुक है। एन अकाउंट 1819 की एक बुक है। एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल से जानकारी मिलती है कि थोवर चंद ने झूसी इलाहाबाद से आकर नेपाल के राजा के यहाँ नौकरी की थी। इसने क्या किया, ये कहाँ से आया था, नेपाल झूसी से आया था। इसने नौकरी कहाँ से की, सॉरी इलाहाबाद झूसी से आया था। और इसने नौकरी कहाँ थी, नेपाल में इसने नौकरी करी थी। तो नेपाल में जब ये नौकरी करता है तो उसके बाद आगे चलकर उसी ने चंपावती के नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम था चंपावत, और यही अपने राज्य की इसने स्थापना की। ये नेपाल के अनुसार है और ये डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार है। ठीक है, नेपाल की एक बुक है एन अकाउंट ऑफ किंगडम। ये दोनों कथन आपको याद होना चाहिए। बाकियों के हिसाब से सब किसको मानते हैं, सोमचंद को मानते हैं, जबकि ये दो लोग क्या मानते हैं, थोवर चंद को कुमाऊं वंश चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। इनकी ये कुछ नहीं है, इनकी गलतफहमी होती है। मेनली जो संस्थापक होता है वो सोमचंद ही होता है। ठीक है, हाँ हम इसको वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। इससे पहले जो शासक थे वो उतने पावरफुल नहीं होते। थोवर चंद थोड़ा ठीक ठाक राजा होता है, तो इसलिए हम इसको संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है, इसके बाद आता है कल्याण चंद। थोवर चंद के बाद कल्याण चंद प्रथम आता है। ये इतना कोई खास राजा था नहीं कल्याण चंद प्रथम, तो ये ऐसे ही, ये ज्यादा इसके कोई जानकारी हमें मिलती नहीं है। इसी के बाद आता है त्रिलोक चंद। कौन आता है, त्रिलोक चंद आता है। किस नंबर का होगा, 23वां, 24वां, 25वें नंबर का होगा। ये क्रम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों क्रम कितना याद करोगे, 60 से 62 राजा हैं, सबको क्रम याद करते रहोगे तो वो जरूरी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है किसने क्या किया है करके, मेन उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, त्रिलोक चंद का शासनकाल 1296 से लेकर 1303 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक, 1296 से लेकर 1303। छोटा सा कार्यकाल है इसका, लेकिन कत्यूरी की कमजोरी का लाभ उठाकर त्रिलोक चंद ने छकाता राज्य को जीतकर भीमताल में एक किला बनवाया था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्या किया था इसने, इसने क्या किया, कत्यूरी की कमजोरियों का लाभ उठाकर त्रिलोक चंद ने छकाता राज्य को जीतकर भीमताल में एक किला बनवाया था, जिसे हम क्या बोलते थे, ये त्रिलोक चंद ने बनाया गया किला, भीमताल का किला भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और फिर इसने क्या किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन भी त्रिलोक चंद ही था। ठीक है, उसके बाद इसने विस्तार कहां तक किया था, इसके समय तक काफी विस्तार हो गया था। इसने कुमाऊं में बारामंडल का जो एरिया था, पाली पछाऊ का जो एरिया था, छकाता परगना भी ये जीत चुका था। यहाँ तक इसने भी विस्तार अपना कर लिया था। ठीक है, तो ये बात की हमने किसने, त्रिलोक चंद की। अब त्रिलोक चंद के बाद आता है डमरू चंद, डमरू चंद के बाद आता है धर्मचंद, और धर्मचंद के बाद आता है अभय चंद।
अब अभय चंद की बात करेंगे। अभय चंद का जो शासनकाल चलता है 1344 से लेकर 1374 तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक ठाक शासन करता है। इसका एक हमें क्या मिलता है, ताम्र लेख मिलता है, जो कुमाऊनी भाषा का सबसे पहला अभिलेख है। वो इसके बारे में आपको याद जरूर करना होगा। ठीक है, अभय चंद द्वारा लोहाघाट से एक 1371 में एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ, जो कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है। ठीक है, और चंद शासन व्यवस्था तथा राजवंशावली की जानकारी भी ये देता है। कौन सा ये अभिलेख? 1371 का। कब का है? 1371 का है। और ये मिला कहाँ से? लोहाघाट से। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। और समकालीन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का ये क्या था? समकालीन था। ठीक है, एक बार इसका हम रिविजन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको याद भी यहीं पर कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाते हुए हल्का हल्का थोड़ा बहुत करके हम पढ़ रहे हैं इसको, तो धीरे धीरे करके हम पूरा चंद वंश से, पूरा पवार वंश से खत्म करेंगे। ठीक है, थोहर चंद शासनकाल 23वां राजा था। 1261 से लेकर 1275 तक इसका शासनकाल यहाँ पर चलता है। ठीक है, फिर आता है, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और 23वें नंबर का शासक था। और संस्थापक, कुछ बुकों में इसको संस्थापक माना गया। एक नेपाल की बुक है और एक डब्ल्यू फ्रेजर की बुक है। डब्ल्यू फ्रेजर की बुक का नाम क्या है? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल बुक किसकी है? तो डब्ल्यू फ्रेजर की है। ठीक है, कभी कभी शायद 1 या 2 बार ऐसे प्रश्न भी बना गया है जो थोवर चंद से पहले कौन शासक था? तो परवत चंद है। ठीक है, याद रखना, थोहर चंद से एक शासक पहले, यानी कि 22वां क्रम का जो शासक होगा वो पर्वत चंद था। उसको भी आप ध्यान रखना। फिर क्या है, 1819 में एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल से जानकारी मिलती है कि थोहर चंद ने झूसी इलाहाबाद से आकर नेपाल में यहाँ नौकरी करी। उसके बाद इसने चंपावत में बसकर अपनी राजधानी चंपावत नदी के तट पर राजधानी बनाई और यहीं पर अपने शासन चलाने लग गया। और यही से इसे इसको क्या बोलते हैं? संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, फिर ये थोहर चंद के बाद आता है कल्याण चंद। कल्याण चंद ने कुछ किया नहीं अपनी जिंदगी में। कल्याण चंद प्रथम की बात कर रहे हैं। कल्याण चंद में 4 आएंगे, अभी 3 से 4 कल्याण चंद आते हैं, उनकी बात हम करेंगे। तभी हम कल्याण चंद प्रथम की बात कर रहे हैं। तो ये अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा करता नहीं है, या फिर हमें कुछ मिलता नहीं है इसके बारे में, ऐसा हम कह सकते हैं। त्रिलोक चंद आता है। फिर आता है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद काफी ठीक ठाक एक राजा था, इसने ठीक ठाक किया था। इसने 1296 में 1303 तक इसने अपना शासनकाल चलाया था। कत्यूरी की कमजोरियों का लाभ उठाकर, कत्यूरियों की क्या किया इसने? कमजोरियों का। अब कत्यूरी शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई थी। कत्यूरियों के पास काफी कम पावर बच गई थी। अब उतने लोग ज्यादा पावरफुल रहे नहीं। जो अच्छे अच्छे शासक थे उनकी मौत होते गई, तो बाद में उतने खास राजा आए नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, तो ये लोग ज्यादा कमजोर हो गए। अब ज्यादा कमजोर हो गए तो कि जहां पर फायदा मिलेगा त्रिलोक चंद को। और त्रिलोक चंद ने क्या किया? छकाता राज्य, छकाता उस समय जो नैनीताल भीमताल का जो एरिया होता है, इसको छकाता परगना कहते थे। तो छकाता राज्य को इसने जीतकर भीमताल में एक किला बनवाया था। कहाँ बनाया था? भीमताल में, क्योंकि जो छकाता एरिया वो नैनीताल भीमताल का एरिया का ही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन राजा था। क्या था ये? अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन राजा था। विस्तार कहाँ से कहाँ तक इसका मिलता है हमें? बारामंडल, पाली पाली पछाऊ और छकाता परगना। ये 3 चीजें आपको याद करने होंगे। धीरे धीरे करके हम पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए चीजों को। ठीक है, फिर आता है डमरू चंद। अगर आप क्रम भी याद करोगे तो 23वां, 24वां, 25वां, 26, 27, 28वां। अभय चंद किस नंबर का होगा? 28वां नंबर का होगा। ठीक है, कुछ राजा जो मेन है, जैसे अभी आएगा यहाँ पर हम बात करेंगे पवार वंश में जो अजय पाल आता है, उसका क्रम आपसे पूछ सकते हैं। जैसे थोवर चंद का पूछ सकता है। अगर आप आगे पढ़ोगे भीष्म चंद जो हो वो आएगा, उसके बारे में पूछ सकता है। कल्याण चंद, बालू कल्याण चंद है, उसका क्रम पूछ सकता है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ न कुछ किया है। अल्मोड़ा राजधानी परिवर्तित करने में बालू कल्याण चंद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो वो चीजें आपको समझनी होंगी। जिसने कुछ किया होगा उसी के बारे में तो हमें पढ़ना होगा। अब जिसने कुछ किया ही नहीं है उसके बारे में हमें पढ़ के फायदा ही क्या है? तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जहां पर हमें कुछ फायदा हो सकता है। तो ध्यान से आप इस चीज को देखिए। ठीक है, तो डमरूचंद फिर धर्मचंद आता है। अब ना डमरूचंद ने कुछ अच्छा काम किया, न ही धर्मचंद ने कुछ अच्छा काम किया होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों के बारे में हम कुछ पता ही नहीं चलता है। अब पता चलता भी है तो कुछ काम इन ज्यादा खास किया नहीं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आता है अभय चंद।
अभय चंद के बारे में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख किसका था? वो अभय चंद का था। ठीक है, तो पहला अभिलेख किसका मिलता है कुमाऊनी भाषा का? अभय चंद का। मिलता कहाँ से है? ये मिलता है लोहाघाट से 1371 में। लोहाघाट से मिलता है। और कब मिलता है? 1371 में। शासन काल भी आप यहाँ से याद कर सकते हो, 1344 से 1374 में है और 1371 में ये मिल रहा है। ठीक है, मैं एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ जो कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है। ध्यान में रहा होगा आपके, समझ में आप समझ रहे होगे चीजों को, तो कैसे इस चीज को समझना है। और चंद शासन व्यवस्था, और चंद में शासन व्यवस्था कैसे थी, कैसे चंद राजवंशावली जो किसके बाद कौन राजा बना, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब इसके शासनकाल में समय कौन होगा? तो दिल्ली सल्तनत चल रहा होगा उस समय। दिल्ली सल्तनत में कौन चल रहा था? तुगलक वंश है। और तुगलक वंश में भी मेनली दो शासक चलते हैं इस वक्त। एक आता है मोहम्मद बिन तुगलक और एक आता है फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों के शासनकाल यानी कि समकालीन जो शासन था वो किसका था? अभय चंद का था। ठीक है, तो मैं आपको रिवीजन भी अच्छे से करवा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो आवाज में थोड़ा आपको घड़घड़ाहट हो सकती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है किसका? वन दरोगा का। तो वन दरोगा का हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी, हम वन दरोगा पे फोकस करेंगे। कुछ दिन ये क्लास अब आपकी आएगी या नहीं, मतलब एक दो दिन छोड़कर ही क्लास आएगी। पहले हम वन दरोगा पे ध्यान देते हैं। वन दरोगा वाले बच्चे ने काफी हमें सपोर्ट किया है, तो वन दरोगा वालों के लिए भी काफी खुशखबरी होगी। तो अब हम कल से क्या करेंगे, वन दरोगा वालों के लिए जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट एक एक करके सॉल्व करवाते रहूंगा। ठीक है, एक दिन में कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो आपको लिए बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।